गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का श्री समर्पण कैरियर इंस्टीट्यूट की ओर से संचालित की जाने वाली ऑनलाइन कक्षाओं में। हम बात कर रहे थे बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी। अब से प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने जो टॉपिक शुरू कर रखा था वो था टर्मिनोलॉजी यानी आनुवांशिक शब्दावली, जिसमें हमने मेंडल के द्वारा अपने संकरण प्रयोगों के लिए काम में लिए गए कुछ तकनीकी शब्दों का जो इस्तेमाल किया था उनका अध्ययन किया। उसी क्रम में आज हम बात करने जा रहे हैं एकल संकर संकरण। अपन ये कह सकते हैं कि मेंडल ने आनुवांशिकी की प्रक्रिया को समझाने के लिए जो प्रयोग किए थे उन्हीं प्रयोगों में से हम एक प्रयोग पढ़ने जा रहे हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एकल संकर संकरण प्रयोग। इसे अपन एकल संकर संकरण प्रयोग या मोनोहाइब्रिड क्रॉस कह रहे हैं। देखो भाई, मोनोहाइब्रिड या एकल संकर संकरण प्रयोग क्या है? मेंडल ने क्या किया, किसी भी एक लक्षण को आधार मानकर जितने भी इसने विपर्यासी लक्षणों का चुनाव किया था उन चुने हुए विपर्यासी लक्षणों में से किसी एक लक्षण को आधार मानकर लक्षणों के वंशागति का अगर अध्ययन किया जाता है तो उसे कहा जाता है एकल संकर संकरण। ठीक है, और इस प्रक्रिया को समझाने के लिए मेंडल ने एक लक्षण के आधार पर जो प्रयोग किया, इसी प्रयोग को कहा जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एकल संकरण प्रयोग या एक संकर संकरण प्रयोग भी हम इसको बोल सकते हैं। तो एकल संकर संकरण क्या है? जब एक लक्षण को आधार मानकर लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? एकल संकर संकरण कहा जाता है। ऐसे ही हम जब डाइहाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर संकरण पढ़ेंगे तो उसकी परिभाषा हम कुछ इस तरीके से दे देंगे कि जब दो लक्षणों को आधार मानकर संकरण प्रयोग किया जाता है तो उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं, जिसकी बात हम आगे करेंगे। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं या अभी अपने को जो बातें करनी है वो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एकल संकर संकरण की प्रक्रिया को समझने के लिए देखो मेंडल ने क्या किया, एकल संकर प्रयोग किया। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो जा रहे हैं मेंडल का एकल संकर प्रयोग। एकल संकर प्रयोग, इस प्रयोग के लिए मेंडल ने क्या किया, एक लक्षण को आधार माना। किसी भी अपने पास हमने अपने प्रीवियस वीडियो में जो मेंडल के 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की सूची बनाई थी, उन्हीं 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की सूची के अंदर किसी भी एक लक्षण को आधार मानकर या किसी भी एक लक्षण के आधार पर हम एकल संकर प्रयोग को कर सकते हैं। अभी अपन जो लक्षण चुनने जा रहे हैं वो चुन रहे हैं पौधे की लंबाई का। हम कौन सा लक्षण काम में ले रहे हैं? पौधे की लंबाई का लक्षण काम में ले रहे हैं। पौधे की लंबाई का जो लक्षण है इसके आधार पर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एकल संकर प्रयोग को समझेंगे। मैं एक बार रिपीट ये करना चाह रहा हूँ, बताना ये चाह रहा हूँ कि हम 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों में से किसी भी लक्षण को आधार मानकर एकल लक्षण प्रयोग को कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर या यहाँ समझने के तौर पर मैं जिस लक्षण को काम में ले रहा हूँ वो कौन सा है? पौधे की लंबाई का लक्षण है। इसी पौधे की लंबाई के लक्षण के आधार पर मैं आपको एकल संकर प्रयोग को समझाने जा रहा हूँ। देखो, अगर हम पौधे की लंबाई के आधार पर इसको समझे तो मेंडल ने क्या किया, एकल संकरण प्रयोग के लिए 2 पौधे लिए। एक तो लिया इसने शुद्ध लंबा पौधा। एक तो कौन सा पौधा लिया? शुद्ध लंबा। इसको यहाँ लिख रहा लिख देता हूँ। इसने एक तो शुद्ध लंबा पौधा लिया और दूसरा शुद्ध बोना पौधा लिया। पौधों की लंबाई के आधार पर एक लंबा पौधा और दूसरा बोना पौधा। तो शुद्ध लंबा पौधा एवं शुद्ध बोना पौधा। शुद्ध लंबे पौधे को किससे दर्शाया जाएगा? कैपिटल टी से। ये प्रक्रिया क्यों हमने इसको किससे दर्शा रहे हैं? ये सब बातें हमने पहले कर ली थी। लंबाई को आधार मानकर जब अपने एकल संकर प्रयोग करेंगे तो एक शुद्ध लंबा पौधा और एक शुद्ध बोना पौधा। शुद्ध लंबे पौधे को किससे दर्शा रहे हैं? कैपिटल टी से। और शुद्ध बोने पौधे को अपन किससे दर्शा रहे हैं? स्मॉल टी से। ठीक है, अब इन पौधों के बीच जब मेंडल ने क्रॉस करवाया, संकरण करवाया, ये जो मैंने चिन्ह लगाया है ये संकरण का चिन्ह है। क्रॉस का चिन्ह मतलब इस पौधे के युग्मक या गैमेट्स आपस में क्या होंगे? सम्मिलित होंगे। अब चूंकि शुद्ध लंबा जो पौधा है उसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा। आपने पिछली क्लास के अंदर अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया समझ ली होगी। भाई, युग्मकों के निर्माण के लिए जनन कोशिकाओं के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो दोनों ही पौधों के अंदर जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो क्या बन जाएंगे? युग्मक बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? युग्मक। तो एक लक्षण के लिए जिम्मेदार जिनके विपर्यासी स्वरूप अलग अलग युग्मकों के अंदर स्थानांतरित होते हैं तो दोनों ये जो स्वरूप हैं ये अलग अलग युग्मकों में चले जाएंगे। तो ये दो क्या बन गए? इसके अंदर युग्मक होंगे। वही प्रोसेस यहाँ संपन्न होगी जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो इसके अंदर में क्या बन जाएंगे? युग्मक बन जाएंगे। ये युग्मक इसके अंदर बन जाएंगे।
ये जो पौधे हम काम में ले रहे हैं, शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौना पौधा, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है जनक पादप। इन्हें क्या कहा जाता है? जनक पादप, यानी जनक पौधे जो संकरण प्रक्रिया में भाग लेते हैं। अच्छा, जनक पौधों के अंदर यहाँ पर कौन सी प्रोसेस संपन्न हुई? अर्धसूत्री विभाजन। या आप ये दर्शा सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ? अर्धसूत्री विभाजन हुआ एक जनक कोशिकाओं में, और जनक कोशिकाओं के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होने से क्या बन गए? पौधों के अंदर युग्मक या गैमेट्स बन गए। तो ये जो अपन ने इनको अलग कर दिया, ये यहाँ पर क्या बन गए हैं? युग्मक हैं। युग्मक या फिर इनको गैमेट्स जिसे दर्शा सकते हैं, और इनको पेरेंट्स इसे दर्शा सकते हैं। ठीक है, अब जब इन युग्मकों का निर्माण हो गया तो मेंडल ने युग्मकों का सहलन करवाया। संकरण तकनीक तो यही है जिसके कृत्रिम तरीके से युग्मकों को सहलित करवाया जाता हो। जब युग्मकों का सहलन हुआ तो मान लो इसका और इस, जब कभी भी एक ही पौधे पर अर्धसूत्री विभाजन, एक ही पौधे की जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन से जो युग्मक बनते हैं, वो युग्मक एक दूसरे के साथ सहलन नहीं होते। न ही तो इसका सहलन इसके साथ हो रहा है, और न ही इन दोनों का सहलन आपस में होगा। इसका सहलन एक स्थिति तो ये हो सकती है, ये सब चीजें आपने अपने पिछले 9th क्लास में भी पढ़ी थी। एक स्थिति तो ये सब हो सकती है कि इसका सहलन इसके साथ हो, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी इनका सहलन हो सकता है। हो सकता है इसका सहलन इसके साथ न होकर इसके साथ हो जाए, तो एक स्थिति होगी कैपिटल टी स्मॉल टी। हो सकता है इसका और इसका सहलन हो तो एक स्थिति होगी कैपिटल टी स्मॉल टी, और हो सकता है सहलन की प्रक्रिया में ये भाग ले रहे हो तो एक स्थिति ये हो सकती है। इस तरीके से युग्मकों का क्या हुआ? सहलन हुआ। अब युग्मकों के सहलन होने से ये और जो बीज बने, उन बीजों को जब मेंडल ने जब इनके अंदर उगाया, तो उन बीजों के उगने से ये हमारे पास संततियां प्राप्त हुई। तो ये जो संततियां प्राप्त हुई, संततियां कौन सी हैं? F1PD की संततियां हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गई? F1PD बन गई। तो ये सभी पौधे किसके प्राप्त हुए? F1PD के पौधे प्राप्त हुए। जब मेंडल ने इनको बाह्य स्वरूप के आधार पर देखा, तो देखो इसमें कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी और कैपिटल टी, सभी के अंदर हमारे को कैपिटल टी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब सभी पौधे कैसे हैं? लंबे। ये भी लंबे हैं, ये सभी पौधे कैसे हैं? लंबे पौधे हैं। इसका मतलब F1PD के अंदर जितने भी पौधे प्राप्त हुए, सभी के सभी पौधे कैसे प्राप्त हुए? सभी पादप लंबे। लेकिन अपन इनको शुद्ध लंबे नहीं कह सकते, क्योंकि बोनेपन के लिए जो रक्षण का जिनका जो स्वरूप जिम्मेदार था वो भी हमें इसमें दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये सभी पौधे शुद्ध लंबे नहीं थे, सभी पादप लंबे। हम इन्हें कह सकते हैं विषम युग्मनजी। क्या कह सकते हैं हम इन्हें? विषम युग्मनजी प्राप्त हुई। विषम युग्मनजी प्राप्त हुई। जितनी भी संततियां F1PD की प्राप्ति हुई, सारी की सारी कैसे प्राप्त हुई? विषम युग्मनजी। आप ये कह सकते हैं कि सभी पादप अशुद्ध लंबे प्राप्त हुई। अपने इन्हें संकर पौधे भी बोल सकते हैं। कौन से पौधे बोल सकते हैं? संकर पौधे। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये क्या बन गई? F1PD होगी। अब मेंडल ने क्या करवाया? F1PD के पादपों के बीच परागण की प्रक्रिया संपन्न करवाई। तो अपने यहाँ से ये सारे के सारे पौधे कौन से पौधे हैं? F1PD के पौधे। देखो ये जनक पौधे थे, जनक पौधों में अर्धसूत्री विभाजन हुआ। जनक पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होने से युग्मक बने, युग्मकों के सहलन से बीज बने। जब इन बीजों को उगाया गया तो F1PD की संततियां प्राप्त हुई। प्राप्त होने वाली F1PD की ये जो संततियां हैं, इन्हीं में से अब इन्हीं संततियों के बीच में क्या हुई? परागण की प्रक्रिया संपन्न हुई। तो देखो इन संततियों को अपन जनक पौधे मानेंगे। अब इन्हें क्या मानेंगे अपन? जनक पौधे। तो इनको अपन उठाकर यहाँ किसी भी इस संतति में से किसी भी दो पौधों को अपन समझाने के लिए ऊपर ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इसको कैपिटल टी स्मॉल टी, एक पादप ये हो गया, और कैपिटल टी स्मॉल टी, एक पादप ये हो गया। ये दोनों ही पौधे कौन से पौधे हैं? F1PD के पौधे। दोनों ही पौधे कौन से हैं? F1PD के पौधे हैं। अच्छा, अब F1PD के पादप हैं ये दोनों, लेकिन अब ये F2PD के लिए कौन से पौधे हैं? जनक पौधे। ध्यान रहे, F1PD के जनक पौधे तो कौन से हैं? शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौना पौधा। लेकिन अभी हमारे को जो आगे F2PD प्राप्त होगी, तो F2PD के लिए जो जनक पौधे हैं वो कौन से हैं? विषम युग्मनजी लंबे पौधे। अपन ये कह सकते हैं कि जो अशुद्ध लंबे पौधे थे F1PD के, वही पौधे F2PD के लिए क्या है? जनक पौधे। तो सेम वही प्रोसेस अब यहाँ संपन्न होगी। इनमें भी क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप इनमें क्या बनेंगे? गैमेट्स बनेंगे। ये बन गए युग्मक। सेम वही प्रोसेस में होगी। क्या बनेंगे? गैमेट्स या युग्मक। ठीक है भाई। अब इन युग्मकों का क्या होगा? सहलन होगा। इन युग्मकों के सहलन से हो सकता है एक स्थिति ये हो कि इनका सहलन हो, तब स्थिति हमें ये देखने को मिलेगी कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी। हो सकता है इस गैमेट्स का सहलन इसके साथ हो, तो एक स्थिति अपने को देखने को मिलेगी कैपिटल टी, स्मॉल टी।
हो सकता है इसका साइलेंट हो तो एक स्थिति अपने को ये देखने को मिलेगी कैपिटल टी स्मॉल टी लिखते टाइम हमेशा अपने को ये ध्यान रखना है कि अगर कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स हैं गैमेट्स के रूप में जिनको हम दर्शा रहे हैं उनमें हम कैपिटल लेटर को पहले लिखते हैं और स्मॉल लेटर को बाद में। हो सकता है इसका और इसका साइलेंट हो तो भी एक स्थिति हमारे को ये देखने को मिलेगी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये जो युग्मकों के साइलेंट से बीज बने जब इन बीजों को मेंडल ने हुआ है तो इसको ये चार प्रकार ये संततियां देखने को मिली। ठीक है, ये जो संततियां उत्पन्न देखो इसमें दोनों कैपिटल टी हैं तो एक प्रकार की संतति तो ये थी, इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी इसमें भी कैपिटल टी स्मॉल टी ये एक प्रकार की संतति थी और इसमें दोनों ही टी स्मॉल हैं ये एक प्रकार की। तो इस तरीके से जो F2PD मेंडल ने प्राप्त की उस प्राप्त होने वाली F2PD के अंदर तीन प्रकार की संततियां इसको स्पष्ट रूप से देखने को मिली। जब मेंडल ने कुल लगे जैसे मान लो कुल ये 100% पौधे जो मेंडल ने प्राप्त किए इन 100% पादपों में से ये जो 25% पादप हैं 25% जो पादप हैं 25% पादप देखो कैपिटल टी आ रहा है इसका मतलब ये क्या है शुद्ध लंबे पौधे। कैसे पौधे हैं शुद्ध लंबे पौधे। तो 25% पादप शुद्ध लंबे प्राप्त हुए। अच्छा कैपिटल टी और स्मॉल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी मतलब चार भाग बना लिया अपने इनके तो 25 25 25 और 25। तो ये जो 50% पादप हुए ये 50% पादप कैसे प्राप्त हुए अशुद्ध लंबे प्राप्त हुए अशुद्ध लंबे प्राप्त हुए। ठीक है, और शेष बचे हुए 25% में क्या दिखाई दे रहा है स्मॉल टी। तो जब दोनों टी स्मॉल हैं इसका मतलब पौधे कैसे हैं शुद्ध लंबे। तो ये जो 25% पौधे मेंडल को प्राप्त हुए कैसे प्राप्त हुए शुद्ध बोने पौधे प्राप्त हुए। कैसे प्राप्त हुए शुद्ध बोने पौधे। अब जब F2PD इनको अपन दर्शा सकते हैं ये कौन सी पीढ़ी है F2PD के लिए ये क्या है गैमेट्स और F2PD के लिए ये क्या है पेरेंट्स यानी जनक पौधे। जिस तरीके से अपन ने F1PD प्राप्त करी थी उसी तरीके से क्या प्राप्त कर ली F2PD प्राप्त कर ली। अब F2PD के जो पौधे मेंडल ने उगे हुए देखे इन पौधों को जब मेंडल ने जाके देखा तो देखो ये पौधे भी कैसे हैं लंबे हैं। अब ये शुद्ध लंबे हैं अशुद्ध लंबे हैं वो अपने को नहीं देखना ये भी शुद्ध लंबे हैं ये भी लंबे हैं ये भी लंबे हैं। इस तरीके से इसको लगभग कुल प्राप्त 100% संततियों में से 75% संततियां में से प्राप्त हुई लंबी और शेष 25% संततियां कैसे प्राप्त हुई बोनी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इसने जाके इसका बाह्य स्वरूप देखा उत्पन्न होने वाले संततियों का जब इसने बाह्य स्वरूप देखा तो बाह्य स्वरूप के अंदर लगभग 75% संततियां 75% संतति कैसी थी लंबी। यानी कुल प्राप्त पौधों में से तीन भाग में जो पौधे थे वो सब लंबे थे और एक भाग के जो पौधे थे वो क्या थे बोने थे। तो 75% पौधे तो कैसे थे लंबे या अपन ऐसे कह सकते हैं इसको इस तरीके से समझा सकते हैं कि जब F2PD का मेंडल ने जब F2PD का लक्षण प्रारूप और जीनीय प्रारूप निकाला तो देखो क्या निकल के सामने आया। अपन इसको यहाँ निकाल सकते हैं मैं इसको यहाँ निकाल देता हूँ। मेंडल ने जब F2PD का लक्षण प्रारूप निकाला तो उसके सामने देखो इसको जो प्राप्त संततियां हुई तो बाह्य लक्षण प्रारूप किसे कहते हैं और उत्पन्न होने वाले संततियों का बाह्य स्वरूप जो सीधा आंखों से दिखाई देता है। तो बाह्य स्वरूप के अंदर मेंडल को दो प्रकार की संततियां नजर आई एक तो लंबी और एक बोनी। तो दो प्रकार की संततियां नजर आई लंबे पौधे अपन ये कह सकते हैं लंबे पौधे अनुपात बोने पौधे लंबे पौधे अनुपात बोने पौधे। अच्छा जो लंबे पौधे प्राप्त हुए वो कितने थे लगभग 75%। ये सभी लंबे हैं। अब ये शुद्ध अशुद्ध है इसका तो अपने को पता ही नहीं चल रहा कि इनका जेनेटिक मटेरियल कैसा है। अगर बाह्य स्वरूप को देखेंगे तो ये सब अपने को कैसे नजर आएंगे लंबे। तो लगभग 75% पौधे कैसे आए लंबे और लगभग 25% पौधे कैसे प्राप्त हुए बोने। जब इसको काटा गया तो जो अनुपात आया वो क्या आया 3:1। तो ये मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एकल संकर प्रयोग का क्या प्राप्त हुआ लक्षण प्रारूप प्राप्त हुआ। तो ये क्या प्राप्त हुआ लक्षण प्रारूप प्राप्त हुआ। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F2PD का जो लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप निकल कर सामने आया वो क्या आया 3:1। यानी 3 भाग या 3 कुल प्राप्त 4 पौधों में से 3 पौधे कैसे थे लंबे और एक पौधा कैसा था बोना। ठीक है, अब अगर हम बात देखो F1PD के अंदर कोई भी पौधा बोना नहीं था। F1PD के अंदर कोई भी पौधा बोना नहीं था लेकिन जब हमने F2PD प्राप्त करी तो इसमें हमने ये भी देखा कि कुछ पौधों के अंदर बोलेपन का लक्षण प्रकट हो गया। इसी प्रक्रिया के आधार पर तो उस मेंडल ने अपने जो नियम दिए थे अनुवांशिकता के एकल संकर प्रयोग और द्विसंकरण प्रयोग के आधार पर ही मेंडल ने अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन भी किया। तो ये जो लक्षण प्रारूप आ गया। अब अगर हम जीनीय प्रारूप की बात करें तो जीनीय प्रारूप का जब इसके जेनेटिक मटेरियल की अनुवांशिक जब इसने अध्ययन किया तो देखो इसके अंदर दोनों कैपिटल टी हैं
इसमें एक कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों स्मॉल टी, तो तीन प्रकार की संगतियां आनुवांशिक प्रभाव के रूप में इसको देखने को मिली। इनको मैं यहाँ दिखा देता हूँ। देखो एक वो थी जिसमें दोनों टी कैसे थे, बड़े, एक वो थी जिसमें दोनों एक बड़ा टी और एक छोटा, और इसमें वो थे जिसमें दोनों टी क्या थे, स्मॉल। तो तीन प्रकार की संगतियां जेनेटिक मटेरियल की इसको देखने को मिली। ये जो कैपिटल टी वाले पौधे थे ये कितने थे, 25%, कैपिटल टी उसमें स्मॉल टी वाले 50%, स्मॉल टी वाले 25%। जब इसको काटा गया तो जो अनुपात निकल कर आया वो क्या आया, 1:2:1। तो इस तरह मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल के एकल संकरण प्रयोग या मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F2PD का जो जीनोटाइप या जीनियम प्रारूप मेंडल को प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ, 1:2:1 प्राप्त हुआ। तो ये याद रखने की चीज है, और ये इस तरीके से संकरण प्रयोग अपने को करना है। दोबारा एक बार सुन लो, मेंडल ने जो एकल संकर प्रयोग किया वो एक लक्षण की वंशागति को आधार मानकर किया। तो अपन डेफिनेशन दे सकते हैं, जब एक लक्षण की वंशागति को आधार मानकर लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाए तो इसे एकल संकर संकरण कहा जाता है। एकल संकर संकरण की प्रक्रिया को समझने के लिए मेंडल ने एकल संकर प्रयोग किया। इस प्रयोग के लिए मेंडल ने एक शुद्ध लंबा और एक शुद्ध बोना पौधा लिया। शुद्ध लंबे पौधे को किससे दर्शाया जाता है, कैपिटल टी से, और शुद्ध बोने पौधे को किससे दर्शाया जा रहा है, स्मॉल टी से। जब इन पौधों की जनन कोशिकाओं के अंदर अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो इसके अंदर युग्मक बने कैपिटल टी, और इसमें जो युग्मक बने वो बने स्मॉल टी। अब जब इन युग्मकों का सैलन हुआ तो कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ या इसके साथ भी सैलन हो सकता है। तो स्थिति हमारे पास आई कैपिटल टी स्मॉल टी। इसी तरीके इस युग्मक का भी सैलन इसके साथ हो सकता है। तो स्थिति आई कैपिटल टी स्मॉल टी। इस तरह युग्मकों का सैलन होने से जो बीज बने, और जब इन बीजों को जमीन में उगाया गया तो F1PD की संततियां मेंडल को प्राप्त हुई। प्राप्त होने वाली F1PD के सभी पौधों को जब मेंडल ने देखा तो जो कि सभी के अंदर में कैपिटल टी नजर आ रहा था, इसका मतलब कैपिटल टी का आना क्या है, मतलब लंबेपन का जो लक्षण था वो F1PD में प्रभावी था। किसी भी संतति के अंदर बोनेपन का लक्षण देखने को नहीं मिला, और सभी जो पौधे प्राप्त हुए कैसे प्राप्त हुए, लंबे प्राप्त हुए या संकर पौधे प्राप्त हुए, जिन्हें हम विषम युग्मनजी भी कह सकते हैं। क्योंकि प्राप्त होने वाले पौधों की जब जीने संगठन की संरचना को हम देखें तो इनमें कैपिटल टी के साथ क्या आ रहा है, स्मॉल टी। और जब किसी लक्षण को निर्धारित करने वाले जीन के दोनों स्वरूप एक जैसे नहीं हो तब उसे क्या कहा जाता है, विषम युग्मनजी। तो इस तरीके से F1PD के अंदर जो भी पौधे प्राप्त हुए सारे कैसे प्राप्त हुए, विषम युग्मनजी। अब मेंडल ने इस प्रयोग को आगे बढ़ाया और F2PD प्राप्त की। अब F2PD प्राप्त करने के लिए इसने क्या किया, F1PD के पौधों को काम में लिया। तो जब F1PD के पौधे ये अपन यहाँ लेंगे, F1PD के पौधे लेकर मेंडल ने परागण की प्रक्रिया को संपन्न करवाया। वही प्रोसेस यहाँ हुई। अब F2PD के लिए ये पौधे से पौधे हैं पेरेंट्स यानी जनक पौधे, इनमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ, क्या बने, गैमेट्स या युग्मक बने। दो तरीके के युग्मक हमारे पास में देखने को मिले। जब इन युग्मकों का सैलन हुआ, युग्मकों के सैलन से जो बीज बने तो बीजों से प्राप्त होने वाली 100% संततियों को जब मेंडल ने देखा तो इस तरीके से मेंडल को लक्षण प्रारूप में दो प्रकार की संततियां देखने को मिली, एक तो लंबे पौधे और एक बोने पौधे। जब इन लंबे और बोने पौधों का अनुपात मेंडल ने निकाला तो इसको अनुपात प्राप्त हुआ 3:1। इस तरीके से जो मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F2PD थी उसका जो लक्षण प्रारूप निकलकर सामने आया वो क्या आया, 3:1। और जब इसकी जीनीय संरचना का इसने अध्ययन किया तो इसको पता चला कि आनुवांशिक संगठन के आधार पर जो संततियां प्राप्त हुई वो कितने प्रकार की थी, 3 प्रकार की। शुद्ध लंबे पौधे, ये जो पौधे हैं ये अशुद्ध लंबे पौधे, और ये जो पौधे हैं शुद्ध बोने पौधे। तो इसे 3 प्रकार के पौधे प्राप्त हुए, शुद्ध लंबे, अशुद्ध लंबे और शुद्ध बोने। जब इसका अनुपात इसने निकाला तो 25% पौधे कैसे थे, शुद्ध लंबे, 50% पौधे कैसे थे, अशुद्ध लंबे, और 25% पौधे कैसे थे, शुद्ध बोने। और जब इनकी अनुपात को इसने काट कर निकाला तो अनुपात क्या निकल कर सामने आया, 1:2:1। इस तरीके से मेंडल के मोनोहाइब्रिड प्रयोग का F2PD का जो जीनोटाइप निकल कर सामने आया वो आया 1:2:1। और इस तरीके से मेंडल ने अपने एकल संकरण प्रयोग को कंप्लीट किया और समझाया। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे मेंडल के डाइहाइब्रिड क्रॉस की, जिसकी बात हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। शेष बचा हुआ विधान का शुभ रहे।